अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। अजीब कानूनी महाज की एक जंग छिड़ने वाली है। 6 अगस्त की बज़ाहिर एक तारीख सामने आई है जिसके बाद पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आमने सामने हो सकते हैं। वो 6 अगस्त की तारीख का तयन कैसे हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। और आज के सहाफ़ी प्रोग्राम में हम बात करेंगे PTI की रहनुमा शानदाना गुलजार से भी प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में। और आखिर में फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में कातलाना हमले में जो शहीद किया गया था उस हवाले से हम बात करेंगे। साबिक़ सफ़ारतकार ज़फ़र हलाली और सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार ज़रार खोड़ो से प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। लेकिन अब हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक। बहुत शुक्रिया हसनात। बज़ाहिर जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था 8-5 की अक्सरियत से मखसूस नशस्तों के केस में, उसमें कहा गया था कि जो ही PTI सियासी जमात की तरफ से तस्दीकी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जारी हो जाएंगे कि ये जो MNAs हैं ये हमारे हैं, तो उसके एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ ये कि वो तमाम फहरिस्तें MNAs की, PTI की और मखसूस नशस्तें वेबसाइट पे आवेदन करनी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद रिपोर्ट भी जमा करानी है साइमल्टेनियसली। तो जो वर्किंग डेज ने अगर कैलकुलेट किया जाए तो 26 जुलाई को ये सर्टिफिकेट PTI के जमा हो चुके हैं, तो वर्किंग डेज कैलकुलेट करें तो वो 6 अगस्त तक डेडलाइन बनती है। तो 6 अगस्त तक अगर इलेक्शन कमीशन ने ये कंप्लायंस रिपोर्ट जमा ना कराई, फहरिस्तें आवेज़ा ना की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? अब कानून साजी थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें कि होगी या नहीं होगी, तो क्या ऑप्शन होंगे सुप्रीम कोर्ट के पास? अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, हम देखते हैं माजी में भी इस तरह का जब कोई मामला हो तो वेट अदालत भी थोड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करती है कि हमारा डिटेल जजमेंट आ जाए। तो डिटेल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पहले जारी करेगी और बज़ाहिर जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडेंस के लिए दरख्वास्त दी है वो भी मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई रिटर्न जो है वजाहत दी जाएगी जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडेंस जी इलेक्शन कमीशन, और ये डिटेल जजमेंट जारी होगी। अब डिटेल जजमेंट कब होगी उस वक्त तक जो है वो चीज़ें स्टेटस को भी रह सकता है, और ये स्टेटस को जो है ये ना PTI के लिए मसला है ना और प्रॉब्लम हुकूमत के लिए कि टाइम कम है, वक्त यानी चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। और असल चीज़ है जो सारी इस चीज़ की कंट्रोवर्सी में जो जिस दिन से ये मखसूस नशस्तों का मामला वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ जुडिशल पैकेज जुड़ा हुआ है, और जुडिशल पैकेज के साथ हर जज के 3-3 साल रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगी, उनका टेन्योर बढ़ जाएगा, और जो मेन बेनिफिशरी हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसला होंगे, जो जिनकी रिटायरमेंट फिर 3 साल के लिए मौखर हो जाएगी। तो 3 साल हुकूमत के लिए बड़ी आइडियल, वो चाहते हैं कि इस सिस्टम की गारंटी के लिए जस्टिस काजी फैसला रहें। तो वो इस चीज़ में जो मेन मेरा ख्याल है कि अदालत भी पहले डिटेल जजमेंट जारी करेगी। अच्छा, ये जो कानून लाया जा रहा है, इस कानून के अंदर ऐसी क्या बात है कि जिससे आपको ये तासुर मिलता है कि हुकूमत इस कानून के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मुस्तरद करके आइनी तरमीम करने में कामयाब हो सकती है? देखें, इसमें ये अगर आप तरमीम देखें और जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट बड़े करीब दोनों का मामला है। इस नोट में है कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो आज़ाद अरकान शामिल हो गए वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। यही बात जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी नोट में की है। अब ये 41 लोग हैं, अगर ये 41 लोग PTI में नहीं जाते और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ही रहते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। 41 जो हैं ये माले गनीमत फिर पीपल्स पार्टी, नून और दूसरी जमातों में तकसीम हो गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अगर ये 41 लोग रहते हैं तो उनको रिजर्व सीटें क्यों नहीं मिल सकती? देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो यही था ना कि उनको नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में तो नहीं है कि उनको मिल सकती। नहीं, क्योंकि उसमें वजह शायद ये बताई गई थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा, वो एक रजिस्टर्ड पार्टी है लेकिन इलेक्शन पार्टी नहीं थी, इलेक्शन नहीं और था, बाद में अगर कोई शामिल हो भी जाता है तो उसको मखसूस नशस्त पार्टी को बिल्कुल वही बात है। अब यही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो इस वक्त हुकूमत और जैसे जमाल जैसे काजी फैसला का नोट वो एक ही पेज बजाय लग रहा है, और इलेक्शन कमीशन भी करीब है, तो ये पूरी कैलकुलेटेड मूव है कि अगर जैसे जमाल का नोट या ये जो बिल है ये एक्ट बन जाए तो इसमें इतने नंबर हो जाएंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर पाएंगे। अब सारी जो मसला है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अच्छा, ये बताएं कि ये जो नया कानून अगर मंजूर हो भी जाता है
तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून के ताबे हो जाएगी, इसको तस्लीम कर लेगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर हो जाएगा, या ये कानून भी चैलेंज होगा? और इसके अंदर क्या एतराज़ हो सकता है इस कानून के ऊपर आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे? देखिए, ये सीधा साधा जो कानून बन रहा है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे अटैक है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इस तरीके से अगर अदालत ओवरटर्न सिंपल लेजिस्लेशन से होना शुरू हो जाएंगे कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट देगी, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो सिंपल मेजॉरिटी तो उसके पास है, वो कानून से उसको ओवरटर्न कर देगी, तो फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा? ना ये तो आप सिंपल लेजिस्लेशन से कैसे कर रहे हैं, दूसरा आप माजी से इतलाक कर रहे हैं। माजी में एक राइट तो आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट सलब करने का कैसे माजी में, ये जुरिस्प्रूडेंस जो पाकिस्तान में है ये बात हो रही। लेकिन देखते हैं नैब के कानून को 85 से लागू किया गया था, तो उसमें राइट ये थे कि राइट ये किसी का ये तो नहीं ना कि किसी के राइट को सलब ना किए। अब ये जो राइट माजी से इतलाक होगा तो इसमें तो लोगों के राइट सलब होंगे जो इस कानून में, उसमें और उसमें फ़र्क ज़रा डिफरेंट था। खैर ये चीज़ें आएंगी सामने। और ये वैसे भी अभी ये तय होना है कि ये आइन की तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट ने या इलेक्शन एक्ट? बिल्कुल, और आइन उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन लेंथ से चीज़ों को देखा है। आप इसको सिंपल लेजिस्लेशन से कैसे इसको ओवरटर्न पूरी जजमेंट को कर सकते हैं, लेकिन इन हालात में सबसे इम्पोर्टेंट है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला ने अपने आप को क्लियर करना चाहिए, और जब तक वो खामोश रहते हैं तो ये जो क्राइसिस है मुल्क में ये मजीद बढ़ेगा। हाँ, उनको चाहिए कि अपनी स्टेटमेंट जारी करें और प्रेस स्टेटमेंट में कहें कि जी मैं कोई एक्सटेंशन में जो वो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जिस तरह वो उन्होंने हुकूमत को कन्वे किया है। जब ये बात हो जाएगी तो फिर क्राइसिस काफ़ी कम हो जाएगा, फिर हुकूमत भी जुडिशल पैकेज के लिए ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगी। आप सही कह रहे हैं कि कोई क्लैरिफिकेशन, मगर सुप्रीम कोर्ट का एक जज क्लैरिफिकेशन कैसे दे सकता है? एक जजमेंट पे दो क्लैरिफिकेशन आ प्रेस रिलीजें आई हैं, और लियाकत अली चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पे वीडियो इंटरव्यू भी दे दिया। जी, इससे बड़ा क्राइसिस अब क्या है जिसकी वजह से सारा मसला बना हुआ है? देखिए, इस वक्त क्राइसिस ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और जुडिशल पैकेज, और जुडिशल पैकेज के साथ पीटीआई समझ रही है कि जी जस्टिस काजी फैसला को 3 साल मिल गए, हमारे लिए मुश्किलात है, और हुकूमत और सिस्टम समझ रहा है कि उसकी गारंटी के लिए काजी साहब के 3 साल। आपको लगता है ये कानून साजी का जो अमल शुरू किया गया है ये शायद सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए है कि तफसीली फैसला जल्द आए और नज़रसानी का बेंच जल्द बैठ जाए और नज़रसानी का फैसला जल्द हो जाए? कोई अगर नज़रसानी का बेंच बैठ गया तो आपको लगता है कि कुछ जजेस जो है इधर से उधर हो सकते हैं? देखिए, 2-3 जजेस पे होगा, मे बी पिछली दफ़ा जो जजेस स्विंग वोट जिनके थे वो होगा कोशिश कि उनको दोबारा इस तरफ जैसे जमाल के नोट पे लाया जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें इतनी खुल के आ गई हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो जो है वो 3 जजेस जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि काजी फैसला साहब जो है वो मुल्क के लिए बेहतरी के लिए अपने आप को क्लैरिफाई करें कि जी ये जो जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर होगी तो मैं बेनिफिट लूँगा या नहीं लूँगा। वो अगर वो क्लियर कर देते हैं तो फिर ये सारा क्राइसिस खत्म। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी या नहीं होगी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस तमाम मामले की सबसे बड़ी फरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगी पीटीआई की रहनुमा शांदाना गुलजार। वेलकम बैक। प्रोग्राम सहाफ़ी में बात हो रही है पीटीआई को मिलने वाली मखसूस नशस्तों की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और अब पार्लियामेंट की तरफ से नए कानून साजी के ऐलान की। एक कायमा कमेटी ने नए मजवज़ा ड्राफ्ट को मंजूर भी कर लिया। अब ये मामला कौमी असम्बली में जाएगा, और बज़ाहिर जैसे कि हम पहले असनात मलिक से डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों के फ़ैसले को गैर मौसर करने की एक कोशिश कर रही है। किस हद तक कामयाब होगा वो तो हसनात मलिक ने आपको बता दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शांदाना गुलजार। बहुत शुक्रिया शांदाना, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि अब अगर ये कानून मंजूर हो भी जाता है, जो बज़ाहिर 6 अगस्त से पहले होना है, तो क्या हिकमत अमली होगी? पीटीआई क्या करेगी? वापस सुप्रीम कोर्ट जाएगी या ऑर्डर पे अमल दरामद के लिए हाई कोर्ट जाएगी? क्या होगा? शुक्रिया मतीला जान साहब बुलाने का शो में। जो पहली बात, मैं ख़ुद भी वकील हूँ। मुझे जो समझ आती है कि पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसा कानून बना नहीं या दुनिया में कॉमन लॉ में जिसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो। वो होगा तो प्रोस्पेक्टिव ही, यानी मुस्तकबिल से उसका इतलाक होगा, माजी से बहुत मुश्किल। और वैसे आइन में भी इसका जिक्र तो है कि कुछ माजी से, लेकिन नैब कानून का तो हुआ था।
जी, नैब में तो ये भी कमेंटमेंट हुई है कि जो मालदार लोग बैठे हैं हमारे टाइप नॉट द टाइम मालदार असेंबली में, तो अगर हम 50 करोड़ से कम की चोरी करें तो वो नैब का केस नहीं हो सकता, वो कोई और देखेगा। तो फिर तो होना चाहिए कि ये सारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पीनल कोड में भी ये कानून आ जाए कि जो 50 करोड़ से कम की चोरी करेगा वो फिर बेचारा चोर नहीं है, उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो खोलने एक और। देखिए, ये पाकिस्तान के आइन के साथ मजाक हो रहे हैं, वो चाहे पीटीआई करे, नोन करे, पीपल करे। लेकिन नैब के कानून को तो आपके लीडर इमरान खान भरपूर सपोर्ट करते थे। 85 क्या, वो तो लंदन की जायदादें जो 93-94 के केसेस थे उनके ऊपर भी बड़ा बोलते थे। तो अब इस कानून में अगर माजी से इतलाक हो रहा है तो आपको कैसे एतराज़ हो सकता है? देखें, जिस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती या सिर्फ गरीब की अकाउंटेबिलिटी होती है, वो फिर इसी तरह होता है कि ह्यूमन राइट्स इंडेक्स पे भी सबसे नीचे होगा, ट्रेड पे भी नीचे होगा, इन्वेस्टमेंट पे भी नीचे होगा। लेकिन माजी से इतलाक की बात करें ना, जो आप कह रही थी नहीं हो सकता, लेकिन नैब में तो आपके लीडर भी कहते रहे ठीक हुआ, लंदन की जायदादों का साथ दो, जो 93-94 की जायदादें थी, तो वहाँ पे तो माजी पे नहीं, आपकी अगर पार्टी आपको वो भी... याद है तब नैब से पहले एहतसाब ब्यूरो होता था। और अगर आपको याद है एक पर्टिकुलर केस हुदैबिया पेपर मिल्स, उसमें हमारे करंट जो चीफ जस्टिस हैं वो तब प्रिजाइड कर रहे थे, हमारे करंट जो इस वक्त फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, और आपको याद है कि अप्रूवर भी एक बंदा बन चुका था और फिर फाइलें भी थी और फिर वो केस ऑटोमेटिकली बंद भी हो गया। इस कानून की आप तायद करते थे ना नैब की? नहीं, देखिए, किसी भी गलत चीज़ की कोई तायद करे, मैं करूँ, मेरी पार्टी करे, वो गलत है। अगर आपको खान ने तायद की है, वो कहते हैं ये जो तरमीम हुई है गलत है, असल कानून ठीक है। आपके इमरान खान तो डिफेंड कर रहे हैं नैब के तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, और अब फैसला भी आने वाला है। आई थिंक हम कुछ दो डिफरेंट बातें कर रहे हैं। जो नैब की तरमीम है, नैब में 100 तरमीम आगे भी होंगी, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए नहीं। मैं ये कह रही हूँ, अगर एक कानून आता है नैब का जिसमें मालदार को छूट है और गरीब को पकड़े, वो गलत है, चाहे हम करें चाहे कोई और करे। कानून तो मौजूद है, 85 से उसका इतलाक हुआ, तो इस कानून को माजी से आप कहती है नहीं हो सकता? मुझे नहीं लगता, लेकिन देखिए अगर हो भी तो आई कैन अश्योर यू दिस इज अ वर्जन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स अथॉरिटी। आज तो ये सो छोटी चीज़ है, किसी ने किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, आपके जो आइन में पहला चैप्टर है बेसिक ह्यूमन राइट्स का, मेरी मर्जी में किस पार्टी में जाऊं। मुझे स्पीकर नेशनल असेंबली आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ नहीं कह सकता कि आप मेरी पार्टी में आओ। कोशिश तो बड़ी की उन सब ने, वो जब उठाया भी गया था तो यही मैसेज था कि मैडम आप बड़ी अच्छी हैं लेकिन आप पार्टी अपनी छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती या पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती? कर सकेगी, बट उसका आपको बोनाफाइडे का एग्जाम्पल देना होगा। आपने बताना होगा कि ये कानून आप इसलिए नहीं लेके आ रहे कि एक पाकिस्तानी आदमी या औरत जो पीटीआई ज्वाइन करना चाहता है आप उसको मना कर रहे हैं, उससे ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी पार्टी जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, स्पीकर असद कैसर थे, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी थे, अदम एतमाद की तहरीक को रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुली, आपकी पार्टी ने कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट कैसे मुदाखलत कर सकती है, इमरान खान भी कहते रहे, तो अब आप समझती हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है? किस चीज़ में? ये जो अब पार्लियामेंट कानून साजी करने जा रही है, क्या ये पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं है? बिल्कुल वैसी जैसे कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी थी, आपके डिप्टी स्पीकर ने, और सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की। चलिए लेट्स पुट इट दिस वे, अगर एक कानून है अभी पाकिस्तान पीनल कोड का कि जिसमें 302 है कि कत्ल की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में, एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस में आप अपने आप को बचा रहे हो, बंदा गलती से मर गया तो ठीक है, दूसरी की डिग्री मैन स्लॉटर होती है। कल को ये असेंबली पास करती है एक लॉ कि अगर पीपल्स पार्टी या नून या एमक्यूएम या पीटीआई फॉर दैट मैटर, अगर इसके एमएनए से बदनीयती से नहीं, नेक नीयती से कोई मर जाता है तो वो ना मर्डर है ना मैन स्लॉटर है, तब भी पार्लियामेंट सुप्रीम ऐसा लॉ पास कर सकती है। आपने देख लिया फ्रांस में और जर्मनी में, ये फ्रांस में इन पर्टिकुलर जो ओलंपिक सेरेमनी हुई है इस पर लोग को तकलीफ हुई है, ठीक है, नॉट मुस्लिम्स, इवन द वेस्टर्न वर्ल्ड। कानून के खिलाफ तो वो नहीं था, लेकिन आप जब मोरालिटी के खिलाफ जाएंगे तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा। हम रिव्यू में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि सर आप अपनी अथॉरिटी कहाँ तक सबवर्जन की इजाज़त देंगे। फिर तो जिस बंदे को आप कहेंगे कि इस बंदे ने, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के फंदे से उतार दिया, पार्लियामेंट कल को एक और कानून ले आएगी कि नहीं इसको दोबारा फांसी लगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। बिल्ली थल्ले से बाहर आ गई, इमरान खान फिर फौज से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात मशरूत हैं या गैर मशरूत हैं? गैर मशरूत तो मुश्किल है जी, क्योंकि खान साहब से जितनी दफ़ा मैं जेल में मिली हूँ, मिलने तो कम ही देते हैं, हम जाते खड़े होते हैं सारा दिन, वंस या ट्वाइस वीक मिलने देते हैं। लेकिन खान साहब ने डे वन से यही कहा था, बल्कि मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर असद कैसर साहब और अली मोहम्मद अक्सर बात करते हैं कि वील डू ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन अला साउथ अफ्रीका, वील डू फ़तह मक्का, के हर बंदा अपनी गलती माने और माफ़ी हो। और वो इस हद तक गए, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोगों को माफ़ किया जिन्होंने मुझ पर ये मर्डर अटैम्प्ट किया था। सो आई सेड सर इसका मतलब क्या है? ही सेड मतलब ये है कि हमने फ़ौज की
इदारे की और पुलिस की बुराई नहीं करनी। आई वॉज अ बिट फ्लैबरगास्टेड। मैं कहा सर जो पुलिस हमारी टांगे तोड़ रही है, जो हमें उठा के लेके जा रहे हैं, हम बुराई नहीं करेंगे। ही सेज नो, ये भी बहावल नगर का इंसिडेंट नहीं हुआ था। ये बात तो तब से चल रही है। हमारा मसला जनरल बाजवा से था, है और रहेगा। उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया, बहुत अच्छा किया, कानूनी तरीके से कराया, पैसे करवाया, जैसे किया। खान को हटा दिया, इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? अब आपका कोई मसला नहीं है फौज से? हमारा फौज पे तनकीद थी, है और रहेगी। अच्छा, मसला नहीं है, ठीक है, लड़ाई नहीं है। देखिए कहाँ गई आपका आइन और जमहूरियत? आप फौज से, आइन में कहाँ लिखा है फौज से मुज़ाकरात करने की आप बात कर रही हैं? एक तरफ अदालतों में आप जाते हैं आइन के बलदस्ती के लिए, इंसाफ के लिए, दूसरी तरफ इमरान खान का बयान आ जाता है जब भी उन्हें रिलीफ मिलती है अदालतों से, हम तो फौज से मुज़ाकरात करेंगे, तो फिर सारी रिलीफ फौज से ही ले लेते हैं, अदालतों में जाने की क्या ज़रूरत है? आई एग्री विद यू, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जब आपके पास घर कोई आता है कि अदालत डिफंक्ट है, पार्लियामेंट डिफंक्ट है, इलेक्शन डिफंक्ट है, इलेक्शन कमीशन डिफंक्ट है, डब्बे भर के हम लोगों को लेके आ रहे हैं, बैठो हमारे साथ बात करो। अच्छा, ये किसने कहा डिफंक्ट है अदालत? सर जी, कौन बहुत लोग ये हैं। तो आप किसी पे इल्जाम डालते हैं। नहीं, मैं बहुत आपके पास कौन आया? कोई मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। फौज का नुमाइंदा है आपके पास कि अदालत डिफंक्ट है? सुने ना, आप गवाही देंगी अदालत में अगर ये बात अदालत आपसे पूछेगी? आपने वो खत पढ़ा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो क्या कहते हैं? और आपकी खातिर ये सब कुछ हो रहा है, आपकी वजह से टेरियन वाइट केस से मामला स्टार्ट हुआ, और ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप कहते हैं फौज से मुज़ाकरात करने, क्यों? नहीं, I think that's a lot of things into one. Let's try and separate these different strains. जब टेरियन वाइट का केस हुआ, मुझे याद है अली बुखारी साहब हमारे वकील हैं, इस्लामाबाद के MNA भी हैं, फॉर्म 45 वाले, आप उनसे पूछ लीजिएगा। उन्होंने बताया कि खान साहब के पास फाइल्स कोई लोग लेके आए, जो फाइलों वाले होते हैं, कि हमारे पास नून की और पीपल की ख़वातीन और मर्दों सब की चीज़ें, डेटा, हिस्ट्री, वट एवर है, इंडिस्क्रेशन, जो नहीं वीडियोस नहीं, फाइलें थी। अच्छा, तो अगर आप चाहते हैं, कौन लोग थे? कोई लोग थे जो अली बुखारी उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा। सो दी सेड कि आप ऐसे करें कि इनको भी इस्तेमाल कर लें। अब देखें, 2 and 2 don't make 5, it has to be 4। कोई एक गलत काम कर रहा है फॉर वट एवर रीज़न, वी शुड नॉट फॉलो दैट। तो खान ने वो नहीं किया। दूसरी बात आप मुझे बताएं, आपको जुडिशरी ने जो ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को, इस्लामाबाद के 6 जजेस ने दस्तखत किए, 7वें ने उसको इंडोर्स किया, लेकिन वो खान साहब के साइफर केस में थे, उनके लिए ज़रा मुश्किल था। उन्होंने ये कहा कि हमारे बेडरूम्स में कैमरे लगे हुए हैं, हमारे घर में पटाखा नुमा एक्सप्लोसिव फेंके गए, हमारे किसी एक ब्रदर इन लॉ को उठाया गया, इसको टॉर्चर किया गया, इलेक्ट्रोक्यूट किया गया, हमारे बच्चों की टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड हो रही, उनका पासपोर्ट स्टेटस रिवील हो रहा है। तो अभी तो पाकिस्तान में इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो इन 6 जजों के मुल्ज़मान से मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं आपके लीडर? इन 6 जजों के जो मुल्ज़मान हैं, नहीं, उन्होंने तो इंटेलिजेंस एजेंसीज पे लगाया ना ब्लेम। तो मुल्ज़मान से आप मुल्ज़मान ही हुए ना, इल्ज़ाम उन पे है। तो आपके लीडर इतनी बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, करोड़ों वोट लिए हैं, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, और वो कह रहे हैं फौज से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो वोटरों को क्यों फिर आप धोखे में रख रहे हैं? जेल वोट आप लोगों से मांगते हैं, मुज़ाकरात आप फौज से करते हैं, फिर इल्ज़ाम भी फौज पे लगाते हैं। नहीं, देखें, ये इतनी सिंपल बातें होती, कितना अच्छा होता, दुनिया ब्लैक एंड वाइट होती। इशू पता है क्या है, हम तो किसी से मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं थे। खान को क्या कहा जा रहा था, गर्दन में सरिया है, किसी को मानता नहीं है। लेकिन जब उसके पास लोग जाएंगे, जब उससे लोग बात करेंगे, मैं तो, हमारा KP का कल्चर है, मेरे घर तो दुश्मन भी आता है, मैं उसको बना देती हूँ। जेल इस वक्त खान का घर बना हुआ है, जब उसके पीछे लोग जा रहे हैं बात करने, तो उनकी बेइज्जती नहीं की खान ने, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, इट्स अंडरस्टूड कि आप मुझसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मैंने अपना बंदा चुन लिया, अब आप करें। इसमें तो हमेशा आपको बिटवीन द लाइंस रीड करना होगा। खान मैसेज GHQ कैसे पहुंचाएगा, ISI के पास कैसे पहुंचाएगा? हमारे MNAs तो उठाए जा रहे हैं, हाजी इम्तियाज को उठा लिया, मंडी बहाउद्दीन से अमीर सुल्तान को उठा लिया, ये गेम कुछ और है। चले मुझे ये बताएं कि क्या ये ज़रूरी नहीं था कि जो फॉर्म 45 मैंडेट चोरी के आपने इल्ज़ामात लगाए, फॉर्म 47 की हुकूमत बन गई है, ये मसला कोई मंतकी अंजाम तक पहुँचता, उसके बाद जो है आप फौज से मुज़ाकरात करते, इसका मतलब आप मिट्टी पा रहे हैं? जितने बड़े बड़े आपने इल्ज़ाम लगाए मैंडेट चोरी के, उस पर मिट्टी डाल के? नहीं, तो क्या फॉर्म 45 का मसला पहले हल होना चाहिए और फिर फौज से मुज़ाकरात होने चाहिए, या फौज से मुज़ाकरात किसी वक्त भी हो जाए, फॉर्म 45 का मसला बाद में भी हल हो सकता है? आपकी क्या बोल? There's a very interesting saying कि the devil is very clever but God has no use for him। शैतान बड़ा होशियार है, लेकिन अल्लाह उसका क्या करेगा? ठीक है, आप क्या कहते हैं, मुज़ाकरात से पहले फॉर्म 45 का मसला हल होना चाहिए? आपने गैर मशरूत की बात की, राइट? अब फॉर्म 45 का जो हमारे ट्रिब्यूनल्स बने थे, उन सबको रोक दिया है, आगे की डेटें रोक दी हैं, और कराए कि अब जो जज आएंगे एड हॉक,
उनसे केसेस सॉल्व किए जाएंगे। ये 2-2.5 साल पे चला गया। एज अ पर्सनली एज पॉलिटिशियन के पहले क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो मेरा अपना पर्सनल मौक़िफ़ है इस पे नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो आरओ पे प्रेशर था उस रात को, मेरे लोग बैठे हुए थे आरओ के दफ्तर में पेशावर में। मेरा आपसे सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, मेरा सवाल ये है कि क्या ये फॉर्म 45 का मसला मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए और उसके बाद मुज़ाकरात होने चाहिए या पहले भी हो सकते हैं? नहीं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं सिर्फ आपको फॉर्म 45 की बात बताई थी। अपने काम ने इल्ज़ाम लगाया तो मैं आपको वो बता रही थी कि फॉर्म 47 तो सारी दुनिया ने देखा इस वक्त, ठीक है। लोग कसमें बेचारा कमिश्नर रावलपिंडी गायब है। मैं उस पर आती हूँ ना। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज द फॉलोइंग, अब फॉर्म 45 का केस 2.5 साल लगेगा, तो उसका अगर हम वेट करते हैं इससे बेहतर नहीं कि मुज़ाकरात कर लें। ठीक है। अब आपको आपकी पार्टी की एक लीडर है मेहरबानो कुरैशी, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए जब तक फॉर्म 45 का ये मामला हल नहीं होता। ज़रा सुन लें फिर आपसे। जी प्लीज़। मेरे ख्याल में जब तक हम इसको ट्राइब्यूनल्स को रिजॉल्व नहीं करते, जब तक हम जो कौन जिम्मेदार था इस धांधले के लिए उनको कटहरे में खड़ा करके उनको सजा नहीं देते, तब तक फ्रेश इलेक्शंस जो है वो बेमाने हैं और नहीं बड़ी बात क्या दी आप। अच्छा, ये फ्रेश इलेक्शंस के हवाले से जो तजवीज़ आई है, आप भी इससे एग्री करते हैं और सब कुछ भूल के मट्टी डाल के फ्रेश इलेक्शंस हो जाने चाहिए? मुझे तो डायरेक्टली जी खान साहब ने जेल में बताया था, आज से तकरीबन 10 दिन पहले। मैं भी थी, अली मोहम्मद था, हमारे वकला थे मौज़म भट्ट, शादाब जाफरी, 15-20 विटनेसेस है स्टेटमेंट को इंतज़ार पंचोता। खान साहब ने कहा कि अब मुझे फ्रेश इलेक्शंस फ्री एंड फेयर चाहिए, ये उनकी बात है। अच्छा। तो मैं तो लीडर की बात पे जाऊंगी। सारी बातें भूल गए। नहीं, 2.5 साल ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है कि इनको 2.5 साल हुकूमत करने 2.5 साल का टाइम किसने दिया आपको? बस जी, जो वही लोग जो ट्रिब्यूनल्स तोड़ते हैं वही बताते हैं ना कि कितना टाइम लगना है। अच्छा, क्विकली, आज आपके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई फौज से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो क्या महमूद खान अचकज़ई जो कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की क़यादत कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ आइन की, उन्होंने इनकार कर दिया फौज से मुज़ाकरात करने से? प्रिजम्पशन तो यही होगी, बट ये मुझे इसका इल्म नहीं है कोई। चलें, अगर उन्होंने भी इनकार कर दिया तो फिर इमरान खान साहब क्यों अचकज़ई साहब की भी बात नहीं सुन रहे हो, डायरेक्ट फोर्स से बात करें? ज़रा अचकज़ई साहब से भी हमने एक सवाल किया था, वो भी सुन लेते हैं। वो कहता है 45 जो मुज़ाकरात वाली बात है इमरान खान की, आप उसकी मज़म्मत करते हैं कि वो कहते हैं मैं आर्मी चीफ से मिला? उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा? नहीं। अच्छा, नहीं। आपने ये उनसे पूछा? उनके कोई कह देता है, मैं भी। और जिस रोज आपको ये मालूम हो गया कि उन्होंने मुलाकात की है या ये बात कही है, तो आप क्या करेंगे? मेरे जब ये कुछ नहीं हो रहा, ये मेरी गट फीलिंग है, जब ये नहीं हो रहा मेरी गट फीलिंग है कि इमरान खान उनको वाज़ेह कह रहा है कि 45-47 का वो कर दो, बाकी जो भी हुक्मरान बनाए मैं साथ हूँ, आई विल नॉट जॉइन विद यू, मैं इस रास्ते से आना नहीं चाहता, आई एम श्योर। तो आपसे तो महमूद खान अचकज़ई साहब भी एग्री नहीं कर रहे और कहते हैं फॉर्म 45 का मसला पहले हल करना ज़रूरी है। मैंने तो जो आपको रिपोर्ट करती है, जैसे मैंने खान से डायरेक्टली सुना और मेरे तो गवाह भी हैं कि खान साहब सेड कि हम 45 को परस्यू करेंगे, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, क्योंकि फॉर्म 45 वाला मसला तो 2.5 साल चलता है। इसका मतलब है जो महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन चली है, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो बंद हो गई है, अब वो मजीद आगे उसके चलने का फ़ायदा क्या है? जब वो मुज़ाकरात फौज से कर रहे हैं तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ महमूद अचकज़ई साहब के हवाले कर दिया आपने। हम क्या कहते हैं वो जी, देयर इज मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अभी बहुत कुछ होना है जी, ये ऐसा मुल्क है। ये आप अचकज़ई साहब को बता रही हैं? नहीं, मेरे सीनियर है, मैं उनको क्या कहूँगी। मैं ये कह रही हूँ जी कि इस मुल्क में बहुत कुछ हमने होते हुए देखा है और इस वक्त फोकस सिंगल है हमारा पाकिस्तान में, जो एक क़यामत मजीद आनी है महंगाई की स्टार्टिंग अगस्त सितंबर, उससे पाकिस्तान को आई कैन अश्योर यू तमाम लोग बचाना चाह रहे हैं और बचना भी चाह रहे हैं। देखिए, हर एमएनए चाहे नून का पीपल का हो, उनकी जान निकली हुई कि अभी उसके लिए फौज से मुज़ाकरात ज़रूरी होंगे? नहीं, उससे हर किसी से मुज़ाकरात हो सकते हैं, हर फॉर्मेट में हो सकते हैं, लेकिन हमारी 3 शराइत हैं, वो 3 शराइत पूरी होनी चाहिए मुज़ाकरात। आई एम इन नो पोजीशन टू से एनीथिंग। खान साहब ने बोला कि जो पीडीएम के जो 3 लीडर्स, आई विश आई वर अ पॉलिटिशियन, आई एम मोर ऑफ अ टेक्नोक्रेट, आई एम एन एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन जी, लेट्स पुट इट दैट वे। क्या नवाज शरीफ साहब से खान साहब के मुज़ाकरात हो सकते हैं? मुश्किल है इस वक्त तो। शहबाज शरीफ से हो सकते हैं? बहुत मुश्किल है। आसिफ जरदारी से हो सकते हैं? उन्होंने खुद कहा है कि एमक्यूएम, पीपीपी और पीएमएलएन से फिलहाल मैं बात नहीं करूंगा। मतलब किसी सियासतदान से नहीं हो सकते? आर्मी चीफ या जीडीए से हो रहा है, जीडीए से हो रहा है, जमात इस्लामी से हो रहा है, अचकज़ई साहब से हो रहा है। फौज के तर्जुमान, आप कहते हैं फौज का कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए मुज़ाकरात के लिए,
तो आपके नज़दीक कौन सा मुनासिब नुमाइंदा हो सकता है, DGSPR या कोई कोर्ट? आप उसमें फैसला कर लें जी, इतने आपके सारे ख्याल में कोई भी हो सकता है? मैं तो जी बेस के लिए इतना नहीं है कि मैं किसी को मुकर्रर कर सकूं, मैं खुद अपने आप को मुकर्रर कर सकती हूँ इस तरफ से उस तरफ से, आई डोंट नो। बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे हमास के तर्जुमान और रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल के हवाले से, इसके क्या सियासी और सफारती नताइज सामने आ सकते हैं खित्ते के लिए और ख़ास तौर पे ईरान के लिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया जो ईरान में कातलाना हमले में शहीद हुए, उसके वाक़े के बाद से ख़ित्ते की सूरत हाल एक बार फिर बहुत कशीदा हो गई है और हमास ने इनकी मौत की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि इस्माइल हनिया को बकौल हमास के यहूदी एजेंटों ने निशाना बनाया जिसका बदला लिया जाएगा। इस्माइल हनिया 1980 की दहाई में हमास में शामिल हुए। वो 2006 में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर-ए-आज़म नामज़द हुए थे। फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इस्माइल हनिया हमास के सियासी सरबराह और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन थे और इस्माइल हनिया कतर के दारुल हुकूमत दोहा में रिहाइश पजीर थे, जिसकी वजह से वो गज़ा की नाकाबंदी के दौरान सफरी पाबंदियों से भी महफूज थे। यही वजह है वो गज़ा में जंगबंदी से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे थे, जबकि हमास के इत्तेहादी ईरान से भी बातचीत कर रहे थे। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र हिलाली, साबिक़ सफारतकार और सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार ज़रार घोड़ों ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। ज़फ़र हिलाली साहब, इस वाक़े के क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं और आपके नज़दीक इससे क्या नताइज होंगे सियासी और सफारती सतह पर खित्ते के लिए? पहली बात तो ये है मतियुल्लाह साहब कि मेरे अपने ख्याल में नेतन्याहू को सबसे बड़ी ख्वाहिश जो उठती है जो आज तक पूरी नहीं है वो ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ उन लोग अपने जो इस वक्त उनके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं इस्तेमाल करके ईरान को डी न्यूक्लियराइज करें। मेरे ख्याल में उसने ये कहा भी था एक इंटरव्यू में चंद साल पहले कि सबसे बड़ा जो थ्रेट था ईरान है और उसके बाद पाकिस्तान है। तो ये एक मौका है मेरे ख्याल में कि ईरान को रिएक्ट तो करना ही होगा। ये हो नहीं सकता है कि ईरान इतने बड़े प्रोवोकेशन को कुछ नहीं करे, ज़रूर उनको कुछ कमिटेड रिस्पांस करना पड़ेगा। सुलेमानी को जब उन्होंने मारा था तो उस वक्त उन्होंने ये ड्रोन अटैक किया था, मगर इसके खिलाफ ये जो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं प्रोवोकेटिव एक्शन है, ये इनको एक अपने मेहमान को ईरान का स्टेट गेस्ट को उन्होंने आके मारा है, तो ईरान मस्ट रिएक्ट और उस रिएक्शन को मेरे ख्याल में ये नेतन्याहू एक सबब बनाएगा और उसके खिलाफ वो खुद फिर एक्शन करेगा एंड इट माइट लीड टू वॉर। मेरा अपना ख्याल है कि ये एक जंग उनके दरमियान शुरू हो सकता है। डिपेंड करता है कि ईरान कैसे रिएक्ट करता है टू सेटल द स्कोर। मगर आपके नज़दीक अमेरिका का जो रद्द-ए-अमल है, बज़ाहिर उन्होंने इस काम की मजम्मत तो नहीं की इस वाक़े की, शायद इसलिए कि हमास फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फहरिस्त में अमेरिका ने बहुत पहले शामिल कर रखी थी। तो क्या ये किसी भी मुल्क की दाखिली और सालमियत या ख़ुद मुख्तारी पे एक हमला नहीं है जिसके हवाले से अमेरिका जो है कम से कम ऐसी मुदाखलत की मजम्मत ज़रूर कर सकता था, या फिर अभी तक सरकारी तौर पे इसराइल को मोर्ते इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया ईरान की तरफ से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि बल्कि उन्होंने वो ऑस्टिन ने डिफेंस सेक्रेटरी जो है उसने स्टेटमेंट दे दी है। उसने स्टेटमेंट ये दिया है कि अगर ईरान पे अगर इजराइल पे ईरान हमला करें तो हम इजराइल के साथ खड़े होंगे। और उन्होंने और ब्रिटेन ने अपनी जहाज़ें जो हैं जैसे सबको पता है उधर उन्होंने भिजवा दिया है नियर द इजरायली कोस्ट। मेरे ख्याल में ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये अटैक हुआ है विदाउट द अमेरिकन्स नोइंग। अमेरिकन्स को उन्होंने फोरवॉर्न ज़रूर किया होगा और जो रिस्पॉन्स होगा अमेरिका का ईरान का इजराइल का वो अमेरिका भी उसमें शरीक हो। ठीक है। ज़रा खुरो साहब, आपके नज़दीक जो मुसलमान ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल तो दिया है, मगर जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस की जो तंजीम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस और मुसलमान ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए था जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा?
देखिए, इससे बेहतर तो हम बात कर लें कि कोकाफ में इस वक्त पड़ी है और जिन क्या के बीच में क्या गुफ्तगू हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या जो भी है वो एक डेड डिफंक्ट एंटिटी है। जहां तक आप मुस्लिम, अगर आप खित्ते के मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं तो यार एब्राहम अकॉर्ड्स आपके सामने है, मिस्र की एक पीस डील है, जॉर्डन की एक अपनी डील है, मुत्तहिदा अरब अमीरात की तो बाकायदा इजराइल के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, सऊदी अरब अपनी ही ये गेम खेल रहा है। तो ये मेरा ख्याल अब ये बातें पुरानी हो गई हैं कि उम्मतुल मुस्लिमीन या अरब नेशन क्या करेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है, सिवाय शायद हमारे दिलों में और हमारे दिमाग में ख्याल है। मेरे लिए जो ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग बात है, जैसे अभी जफर साहब भी कह रहे थे और मैं इनके साथ 100%, 99% मैं इनके साथ एग्री करता हूँ, अगर जंग होगी तो ये इजराइल की जंग नहीं होगी, ये इजराइल और अमेरिका की जंग होगी। बिल्कुल जैसे गजा में जो नस्लकुशी हो रही है वो अमेरिका और इजराइल का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जैसे हम पाकिस्तान में बड़े शौक से कहते हैं ना, वो 1 पेज पर हैं दोनों इस मसले में। अब अगर जो सो कॉल्ड उम्मतुल मुस्लिमीन कह रहे हैं या जो खित्ते की जो नेबरिंग अरब स्टेट्स की अगर हम बात कर लें, अगर वो गजा की नस्लकुशी पर नहीं जागे तो वो इस मामले में क्यों जागेंगे? उनके खदशात जरूर होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब अब चाह रहा है कि जी हम डेवलप करें, हम एक जायंट दुबई बन जाएं। दुबई और मुत्तहिदा अरब अमीरात की ये है कि यार तिजारत चलती रहे और हमारे इजराइल के साथ भी मामलात सेट रहे, सही रहे, राइट? तो वो तो चाह रहे थे कि जी जल्दी से नस्लकुशी खत्म हो, मेरे अपने हिसाब से, ताकि हम अपनी डेवलपमेंट पाथ पर चलते रहें। अब अगर खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग होती है तो इसमें सिर्फ ईरान नहीं होगा ना, इसमें हिजबुल्लाह भी होगा। पिछले रोज फवाद शाकिर को बैरूत में असैसिनेट किया इजराइल ने, आज इस्माइल हानिये को किया और फिर इसमें हुसी भी इन्वॉल्व होंगे। तो जाहिर है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात को ये एक खतरा जरूर है कि कहीं हमारे इमारात, हमारे स्काई स्क्रैपर्स, हमारे इंस्टॉलेशंस पर भी बमबारी ना हो जाए। ठीक है, अच्छा जरा खोर साहब, वाई इस्माइल हानिया, क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हासिल किया है? अगर इसराइल ने ये काम किया भी है तो इसके पीछे मकासद क्या होंगे, इससे क्या हासिल होगा इस्माइल हानिया की असैसिनेशन से इसराइल को? अच्छा, स्ट्रेटेजिकली कुछ नहीं हासिल होगा, इसकी मैं वजूहात पर आता हूं, लेकिन बुनियादी जो मसला जो मेरे सामने है ना कि यार ये कुर्सी की लड़ाई इक्तदार की बात है। अगर आप इस वक्त इजराइल में पोलिंग देखें तो तकरीबन 30% कहते हैं कि नेतन्याहू को इसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो नाकाम रहा है। तकरीबन 50% कहते हैं कि जी उसको बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए लेकिन जंग खत्म होने के बाद। तो नेतन्याहू की जाती इंटरेस्ट में ये बात है कि जंग खत्म ही ना हो बल्कि बढ़े। आप ये देखिए ना, जैसे मैंने आपको कहा है, एक रोज आप बैरूत पे हिट करते हैं हिजबुल्लाह के सेकंड इन कमांड को, दूसरे दिन आप इस्माइल हानिये को असैसिनेट करते हैं। तो एक तो इससे चीज तय होती है कि अगर 1, 2 या 5% चांस भी थे जंग बंदी के या मुज़ाकरात के, अब वो 0 है। इजराइल चाहता ही नहीं है कि जंग बंदी हो, इजराइल चाहता ही नहीं है कि मुज़ाकरात हो। जहां तक स्ट्रेटेजिकली बात करें तो असैसिनेशंस चाहे हिजबुल्लाह की हो या हमास की हो, इनसे कभी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, साले शहादे को जब जी जरा क्विकली जफर लाली साहब, हमास का आपके ख्याल में क्या रद्द-ए-अमल होगा और इसके क्या नताइज हो सकते हैं? कुछ नहीं होगा जी, हमास विल कंटिन्यू टू फाइट और वो लड़ते रहेंगे। बात असल ये है जो अभी ज़रार ने कहा है, जी राब्ता मुनक़ता हो गया। ज़फ़र लाली साहब, इस्माइल हानिया का कत्ल यकीनी तौर पे एक बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल को जन्म ले सकता है। आप देखना ये ईरान किस हद तक और कब क्या कार्रवाई करता है। एक सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, हम इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।